हिमाचल प्रदेश, जो अपने ठंडे तापमान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और अपनी बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। इसी हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव कसौली, जहां लोग अपनी संस्कृति और अपने अच्छे व्यवहार से प्रसिद्ध हैं। इसी गांव में एक घर शारदा का भी है, जिसके घर में अक्सर सास बहू में खटपट होती रहती है। शारदा का ज्यादा समय अक्सर अपनी सहेली माला के पास बीतता है। कभी माला शारदा के घर तो कभी शारदा माला के घर। शारदा की 2 बहुएं हैं, छोटी बहू रोशनी और बड़ी बहू शीतल। दोनों देवरानी जेठानी की आपस में बहुत बनती है। रोशनी, बाहर माला आंटी आई हैं। दोनों मिलकर बस बहुओं की बुराई में लगी हुई हैं। दीदी, लेकिन मम्मी जी तो माला आंटी के सामने कितना अच्छा बनती हैं, जैसे उनको हमसे कितना लगाव है, और अकेले में पता नहीं क्या हो जाता है। इसी तरह से दोनों देवरानी जेठानी अपने मन की बातों को एक दूसरे से बताती रहती थीं। भैया, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अब कपड़ों की दुकान खोल लें। यहाँ आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिससे हमें काफी मुनाफा होगा। हम कल बैंक चलेंगे लोन की बात करने। और बता, तेरी दोनों बहुएं तो बहुत संस्कारी हैं। तेरी हर बात मानती है। तुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा। मेरा बेटा तो लव मैरिज करके एक लड़की से शादी करके आ गया, और वो एक गिलास पानी भी नहीं देती। लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। हाँ, ये बात तो तू ठीक बोल रही है। माला चुन चुन कर बहू लाई हूँ। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी की। मेरे बेटों ने लव मैरिज नहीं की। मेरे दोनों बेटे मेरी हर बात मानते हैं। शारदा की ऐसी बातों से माला शारदा से उसके तीसरी बेटे के बारे में पूछने लगती है। अब बता, तेरे छोटे बेटे की शादी कब कर रही है? बस वो अपने आखिरी पेपर दे रहा है। अगले महीने आ जाएगा अपनी पढ़ाई पूरी करके। फिर उसकी शादी करवा दूंगी। चल ठीक है शारदा बहन, अब मैं घर जाती हूँ, वरना मेरे घर पर जो प्रेत आत्मा है वो मुझे जीने नहीं देगी। माला अपनी बहू के बारे में खरी खोटी बोलकर वहां से घर चली जाती है। शाम के समय सब खाना खाने बैठते हैं, लेकिन दोनों बहुएं खड़ी होती हैं। शारदा खाना खाती है और दोनों को ताने मारते हुए कहती है, हाय हाय, बहू नमक कम पड़ गया था क्या? जो डाला नहीं, बिल्कुल फीका खाना है। तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है खाना बनाते हुए? माँ, नमक तो ठीक है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? खाना बहुत अच्छा बना है आज। ऐसी बात सुनकर दोनों का चेहरा उतर जाता है और दोनों वहां से गुस्सा होकर चली जाती हैं। देखा माँ, दोनों गुस्सा होकर यहाँ से चली गईं। ये दोनों घर की मालकिन बनके रहना चाहती हैं, बस कुछ काम न करना पड़े। बड़ा भाई सौरभ हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता था, लेकिन गौरव हमेशा सिर्फ रोशनी को ताने ही देता था। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सब खाना खाने लगते हैं। दोनों देवरानी जेठानी बाहर सोफे पर बैठकर बातें करने लगती हैं। दीदी, मैं तो इस बुढ़िया से परेशान हो गई हूँ। दूसरों के सामने ऐसे दिखाती है जैसे हम लोगों से कितना प्यार करती है, लेकिन अकेले में ऐसा बर्ताव करती है जैसे पागल खाने से छूट कर आई है। तुम सही कह रही हो रोशनी। तुम अभी 2 साल पहले इस घर में आई हो, तो 10 साल से ये सब देख रही हूँ। पहले तो ये बुढ़िया बहुत खड़ूस थी, लेकिन धीरे धीरे पागल होती जा रही है। कुछ भी कर लो, लेकिन इस बुढ़िया को फर्क ही नहीं पड़ता। बस हमारे पतियों को भड़काती रहती है। 1 हफ्ते बाद रोहन भी आने वाला है। देखना, आते ही उसकी शादी भी करवा देगी, ताकि एक और नौकरानी आ जाए। दोनों साथ में बैठकर बुराइयां कर ही रही होती हैं, तभी शारदा वहां आ जाती है। अरे, तुम दोनों यहीं बैठकर गप्पे मारती रहोगी? घर में सब्जियां और राशन खत्म है। जाओ लेकर आओ और फिर शाम के खाने की तैयारी करो। और आज कुछ कम नहीं होना चाहिए। मैं जा रही हूँ माला के घर। लेकिन मम्मी जी, बाहर तो बहुत ठंड पड़ रही है। हम दोनों तो बर्फ से जम जाएंगे। गौरव जी और बड़े भैया को भेज दीजिए। तुम दोनों को आलस करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? इतनी ठंड में अपने पतियों को बाहर भेजोगी? चलो, अब जल्दी निकलो। शारदा दोनों को बातें सुनाकर बाजार जाने को बोलती है और वहां से माला के घर चली जाती है। दोनों बहुएं बर्फबारी और कड़कती ठंड में कांपते हुए पैदल ही बाजार की ओर जाने लगती हैं।
इस कड़कती ठंड में हमें बाजार भेज दिया। हमारी तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। और हमारे पति भी मम्मी जी के इशारों पर चलते हैं। रोशनी, हम अब कर भी क्या सकते हैं? ऐसा होता है, बुढ़ापे में सठिया ही जाते हैं लोग। खैर चलो जल्दी, वरना जो घर पर तूफान है वो पूरा घर सर पर उठा लेगी अगर समय से खाना नहीं मिला तो। अरे दीदी, ऐसे मत डराओ। अगर मैं बुढ़िया हो गई तो क्या मैं भी ऐसे ही सटिया जाऊंगी? हिमाचल की ठंडी हवाएं ऐसी जैसे शरीर को चीरती हुई जा रही हों। इसी तरह दोनों मजाक और बातें करती हुई चलती रहती हैं। चलो रोशनी, फल और सब्जियां तो ले ली हमने, चलो बाकी का सामान आगे चलते हुए ले लेंगे। दोनों देवरानी जेठानी बातें करती हुई सब्जी और फल लेकर बाजार में आगे जाने लगती हैं। तभी उन दोनों को अपने सामने एक मोमोज का ठेला दिखता है, जहां से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखकर रोशनी कहने लगती है, वाह दीदी, मोमोज की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो ना खाते हैं, कितने दिन हो गए मोमोज खाए हुए। हाँ रोशनी, ठंड में तो मजा ही कुछ और, मोमोज खाने का। शॉपिंग भी इसलिए करती हूँ कि इसी बहाने मोमोज तो खाने मिलेंगे। घर की सब्जीदार खाकर तो बीमारों वाली हालत हो जाती है। चलो गर्मा गर्म मोमोज खाते हैं। दोनों अपने आप को रोक नहीं पाती और मोमोज की दुकान के पास जाती हैं और बोलती हैं, भैया जरा 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो और तीखी चटनी ज्यादा देना। उन दोनों को बाजार में इतना वक्त हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता, लेकिन मोमोज वो दोनों पेट भर कर खाती हैं। और उधर घर पर सबको जोरों की भूख लगी होती है। माँ, इतनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। बाजार गई हैं या पिकनिक मनाने? बहुत तेज भूख लगी है मुझे, पता नहीं कब खाना बनेगा। पता नहीं कहाँ रह गई, दोनों घूम रही होंगी पूरा बाजार आज। आने दो, दोनों की खबर लेती हूँ। सब लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां शीतल और रोशनी आ जाती हैं और गौरव रोशनी से कहता है, तुम्हें कुछ याद रहता भी है? कितनी देर हो गई तुम्हें बाजार गए हुए, और माँ भी घर पर अकेली थी। कहीं कुछ जरूरत पड़ती माँ को? माँ की तबीयत वैसे भी खराब रहती है। गौरव जी, जरा बाहर जाकर देखिए कितनी ठंड है। आप तो घर पर बैठे रहते हैं, गाड़ी से काम पर जाते हैं, लेकिन हमें इतनी ठंड में पैदल ही बाहर जाना पड़ता है और फिर घर का काम भी करना पड़ता है। हाँ गौरव, रोशनी बिल्कुल ठीक बोल रही है मम्मी जी। तो माला आंटी के घर चली गई थी, तब हम बाजार गए थे। अगर हम चुपचाप से काम कर रहे हैं तो हमें पागल मत समझो। हमें भी अपने घर की परवाह है। हम घर का राशन ही लाने गए थे, कहीं घूमने नहीं गए थे। दोनों को ऐसा बात करते देख तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों रसोई की ओर खाने बनाने चली जाती हैं। दीदी, मम्मी जी ऐसा क्यों करती हैं? हमें तो उन्होंने ही बाजार भेजा था और ऐसा दिखाया कि हम लोग बहुत देर से बाहर हैं। कोई बात नहीं रोशनी, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सबसे ऐसे बात करके। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं, कल रोहन भी आ जाएगा। दोनों बातें करते करते खाना बनाने लगती हैं। शारदा जितना लोगों के सामने अपने घर को अच्छा दिखाती थी, उतना ही सास बहू में हमेशा खटपट रहती थी। अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। रोहन पढ़ाई पूरी करके लव मैरिज करके आ गया। आज सालों से शारदा की उसूल टूटने वाले थे और उधर घर पर सब रोहन का इंतजार कर रहे थे। रोहन को इस हालात में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये खानदान में पहली लव मैरिज थी। तभी गुस्से में शारदा बोलती है, रोहन, ये क्या मजाक है? ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये मजाक नहीं, हकीकत है। ये मेरी पत्नी है काव्या, हमने शादी कर ली है। लेकिन कब, कैसे, कहाँ? तुम तो अपनी पढ़ाई पूरी करने गए हुए थे ना, तो फिर ये शादी क्यों की तुमने? माँ, मैं और काव्या एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। बस मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो हम दोबारा नहीं मिल पाते, इसीलिए हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। माँ, तुम चिंता मत करो, काव्या बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है, आपको कभी निराश नहीं करेगी। शारदा वहां से गुस्से में चली जाती है। जो उसने रोहन के लिए अरमान सजाए थे वो एक पल में टूट से गए, जिससे शारदा आज बहुत दुखी हो गई। रोहन, मुझे लगता है मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आई। ऐसी बात नहीं है काव्या, भैया भाभी तो बहुत खुश हैं। बस माँ थोड़ी नाराज है मुझसे। आज तक हमारे घर में लव मैरिज नहीं हुई ना,
इसीलिए थोड़े वक्त बाद माँ भी ठीक हो जाएंगी। बस तुम सबका दिल जीतने की कोशिश करो। काव्या दुखी थी। वहीं शीतल रोशनी को नया चर्चा करने का कारण मिल गया था। दीदी, रोहन ने तो कमाल कर दिया, सीधा शादी करके घर आ गया। और यहाँ बुढ़िया सोच रही थी आते ही रोहन के शादी करवा देगी। हाँ रोशनी, सही कह रही है तू। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, जिसे मैं छोटा बच्चा समझती थी वो तो शादी ही करके आ गया। जब मैं इस घर में आई थी तब रोहन 10 साल का था। दीदी, अब मम्मी जी क्या करेंगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो इस लड़की को अपनाएगी। वो अपनाए चाहे ना अपनाए, हमने तो उस लड़की को अपना लिया है। वो लड़की कितनी सुंदर है ना, रोहन के पसंद की तो तारीफ तो बनती है। तभी रसोई में काव्या आ जाती है। दीदी, क्या आज का खाना मैं बना दूं? क्या तुम खाना बनाओगी? नेपाल में तो तुम हॉस्टल में रहती थी ना, घर का काम करना आता भी है तुम्हें? हाँ दीदी, हॉस्टल में रहती थी तो क्या हुआ, मुझे सब काम करना आता है। चलो फिर तो अच्छी बात है। चलो दीदी, अगर काव्या इतना सब कुछ बनाना जानती है तो बनाने दो। वैसे भी अब तो काव्या को ही सब करना है। ये बोलकर दोनों वहां से काव्या को अकेला छोड़ चली जाती हैं। चलो अच्छा हुआ काव्या ने रसोई संभाल ली। कितने सालों से हम दोनों को आराम करने को ही नहीं मिलता। दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी वहां शारदा आती हैं। महारानियों, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? खाना कौन बनाएगा? मम्मी जी, खाना आज काव्या बना रही है। उसी ने हमसे आके बोला कि आज वो खाना बना ले। है भगवान, क्या उसके भरोसे तुम दोनों ने पूरी रसोई छोड़ दी? अरे वो नेपाली है, पता नहीं क्या बना के खिलाएगी। इतना बोलकर शारदा वहां से चली जाती है। वो परेशान थी, पता नहीं आज खाने में क्या बनेगा। रात का खाना देख शारदा गुस्से में लाल हो जाती है और बोलती है, रोशनी, ये सब क्या है? खाना कहाँ है? हाँ रोशनी, ये सब क्या है? बहुत भूख लगी है, जाओ जल्दी खाना लाओ। रात के खाने में कौन मोमोज खाता है? गौरव जी, आज खाना हमने नहीं काव्या ने बनाया है। मैंने तो पहले ही मना किया था कि इस लड़की को कुछ नहीं आता। अगर तू नेपाल में रहकर मोमोज खाती है तो हमें मत खिला। पता नहीं रोहन किसको ले आया। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहन वहां आता है और काव्या से पूछने लगता है, क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हुआ काव्या? काव्या से क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। देख, तेरी बीबी ने रात के खाने में मोमोज बनाए हैं। तो क्या हुआ माँ? मोमो तो खाने में अच्छे लगते हैं। आप लोग रोज रोज दाल चावल सब्जी खाते हो, इसीलिए काव्या ने आज मोमो बना दिया। तो क्या गलती करी? रोहन को ताने मारते हुए शारदा उससे कहती है, देखो तो जरा, बीबी के आते ही उसका गुलाम बन गया। माँ थी तो कोई चिंता ही नहीं है। शारदा की ऐसी बातों से काव्या का दिल बहुत दुखता है, साथ ही रोहन का भी। कोई भी काव्या के हाथों का मोमोज नहीं खाता, लेकिन रोशनी और शीतल को तो मोमोज बहुत पसंद थे। खाना खाकर शीतल काव्या के साथ बैठी होती है। काव्या, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना, उनकी आदत है बात बात पर ताने मारने की। तुम बताओ, तुमने मोमो बनाने कहाँ से सीखे? बहुत स्वादिष्ट बने थे। नहीं दीदी, मुझे मम्मी जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब से मैं ध्यान रखूंगी कि किसी को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। मेरी ही गलती थी, मैंने बिना किसी की पसंद को जाने मोमोज बना दिया। अब ध्यान रखूंगी। अगले दिन सौरभ बहुत परेशान बैठा होता है। सौरभ को परेशान देख शारदा वहां आती हैं। क्या हुआ सौरभ बेटा, क्यों इतना परेशान बैठा है? माँ, अब आपको क्या बताऊं, मैंने कुछ दिनों पहले घर गिरवी रखकर लोन लिया था। सोचा था चुका दूंगा, लेकिन दुकान में भी नुकसान हो गया और अब वो लोन वाले हमारी दुकान और घर पर कब्जा कर लेंगे। माँ, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, ये क्या हो गया सौरभ? तो अब क्या करेंगे इतनी ठंड में? कहाँ जाएंगे हम सब? ये काम करने से पहले हम लोगों से पूछ तो लेना चाहिए था। माँ, जो गांव में अपनी छोटे वाला घर है वहीं जाएंगे और कुछ काम कर लेंगे वहीं। ये सब बात सुनकर शारदा सहम जाती है। शारदा ने जो घर सदियों से सजाया था, जहां उसके बच्चों के पहले कदम पड़े थे, आज उस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। अगले दिन जैसी ठंड अपनी जिद पर हो,
तेज ठंडी बर्फीली हवाएं और शारदा का खाली घर। सभी लोग उसी बर्फीली ठंडी हवाओं में अपना सामान लेकर अपनी दूसरे घर की ओर जाने लगते हैं। सभी लोग ठंड में कांपते जाने लगते हैं। गांव में सब देखते हैं बच्चे ठंड में खेल रहे थे तो कोई बाहर ठंडी बर्फीली हवाओं में नहा रहा था। इन सब चीजों की शीतल और रोशनी को आदत नहीं थी। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। शीतल इस घर की हालत देखकर शारदा से पूछती है, मम्मी जी, क्या हम लोग यहाँ रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब से यही हमारा घर है। और हाँ, यहाँ गैस नहीं है, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। अच्छा यही होगा कि सब अभी से आदत डालने। शारदा का घर अब छोटा था, लेकिन तीनों बेटे एक साथ थे। सब साथ बैठे होते हैं। वहीं तीनों बहुएं रसोई में चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। ना आज वो टेबल और ना आज कुर्सी, सभी जमीन पर बैठे होते हैं। फिर तीनों बहुएं आज पहली बार मटका लेकर बाहर पानी लेने जाती हैं। तीनों मटके में बर्फ लाकर चूल्हे पर गला रही होती हैं ताकि वो पानी बन सके। काव्या, देखा तुमने? जब से तुम आई हो घर में तब से हर तरफ से मुसीबत आ रही है। अब इसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। रोशनी दीदी, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो ये सब नहीं किया। सही ही तो कह रही है रोशनी। जब से तुम आई हो तब से हम पर मुसीबतों का पहाड़ से टूट पड़ा है। शीतल और रोशनी की बात सुनकर काव्या अपने आप को ही सब चीजों का जिम्मेदार मानने लगती है। मेरी ही गलती है जो मैंने रोहन से शादी करी। अगर शादी ना होती तो इन सब चीजों की जिम्मेदार ना होती। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन ठंड कम नहीं होती। अब पूरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला था। मम्मी जी, अब तो कुछ बचा नहीं खाना बनाने के लिए। सब्जी दाल कुछ नहीं बचा, सिर्फ आटा है। उससे क्या ही बनेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब सौरव गौरव का तो काम ही बंद हो गया और रोहन की अभी पढ़ाई खत्म हुई है। इतनी जल्दी नौकरी भी नहीं लगेगी। अब तुम तीनों ही देख लो क्या बनेगा। जो हो सके बना लो, रूखा सूखा वही खा लेंगे। शारदा भी अब मजबूर थी। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। शीतल वहां से दुखी होकर रसोई की ओर चली जाती है। शीतल रोशनी और काव्या से कहती है, रोशनी और काव्या, मम्मी जी भी बहुत दुखी हैं घर के हालात देखकर। उन्होंने बोला है जो भी है रूखा सूखा वही बना लो, सब वही खा लेंगे। लेकिन दीदी, आटे और कुछ सब्जियों से क्या बनाए जो सब खा सकें? तभी काव्या शीतल से कहती है, दीदी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इन सब्जियों और आटे से मोमो बना दूं? ठीक है काव्या, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें बनाना है बना दो। फिर तीनों मिलकर सब्जियां काटती हैं। वक्त चाहे जैसा भी हो, लेकिन तीनों बहुओं ने इसी को अपना लिया और जो तीनों में खटपट थी वो भी ठीक हो गई। फिर तीनों मिलकर चूल्हे पर मोमो बनाती हैं। मोमो की खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है। सब खाना खाने बैठते हैं, लेकिन आज कोई भी काव्या को नहीं डांटता। सब मोमो खाते हैं। शारदा भी आज मोमो को खुशी खुशी खाती है। सब लोग खाना खाकर बैठे होते हैं, तभी वहां काव्या आती है और सबसे बोलती है, मम्मी जी, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो काव्या, क्या कहना है तुम्हें? रोहन जी, घर के हालातों को देखकर मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि कल से मैं गांव में मोमो की दुकान खोलूंगी। मोमो के स्वाद को इन पहाड़ों और ठंड में रहने वाले लोगों को भी इसका स्वाद पता होना चाहिए और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है काव्या, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकती हो। कोई भी काव्या के फैसले से नाराज नहीं होता। शारदा भी कोई नाराजगी नहीं जताती। सबको घर के हालात पता थे।
अगले दिन तेज बर्फीली हवा और कड़कती ठंड में तीनों बहुएं मोमोज का सारा सामान लेकर एक साथ घर से निकलती हैं। तीनों मोमोज बनाकर दुकान लगाती हैं, लेकिन काफी देर हो जाती है। एक भी ग्राहक नहीं आता, लेकिन अगल बगल की दुकानों का काम अच्छा चल रहा होता है। ये देखकर तीनों दुखी हो जाती हैं। तभी काव्या सबको आवाज लगाने लगती है। सुनो सुनो, आपके गांव में आया है नेपाली मोमोज, जो कि खाने में चटपटे और स्वादिष्ट हैं। आइए इस कड़कती ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खाइए। नेपाली मोमोज का नाम सुनकर सभी लोग मोमोज चखने चले आते हैं। देखते देखते काव्या की छोटी सी दुकान ग्राहकों से भर जाती है। सभी लोगों को काव्या के नेपाली मोमोज बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। तीनों जल्दी अपनी दुकान बंद करके कुछ सब्जियां और घर का राशन लेकर घर जाती हैं। आज काव्या, शीतल और रोशनी बहुत खुश थे। उनके बनाए हुए सारे मोमोज जो बिक गए थे। फिर तीनों मिलकर सब्जियों से आज अच्छा खाना बनाती हैं। और रोशनी, शीतल भी अब काव्या से नाराज नहीं थीं। उन्होंने भी रोशनी को माफ कर दिया था। सभी लोग कई दिनों बाद आज पेट भर खाना खाते हैं। शारदा ने भी अब काव्या को अपना लिया था, क्योंकि आज उसी नेपाली लड़की की वजह से घर में सबका पेट भरा था। खाना खाने के बाद शारदा अपने कमरे में बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। मैं कितनी गलत थी। आज तक अपनी बहुओं को बुरा भला कहती थी, लेकिन इन्होंने हर हाल में हमें अपनाया। और काव्या का तो मैंने बहुत दिल दुखाया। बेचारी, उस लड़की से मैंने कभी भी सही बात भी नहीं करी। शारदा की सोच आज अपनी बहुओं के लिए बदल गई थी। जिन बहुओं को उसने ताने मारे, आज वही ढाल की तरह साथ खड़ी थीं। शारदा अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाती है और उन लोगों से कहती है, मैंने यहाँ सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। शीतल और रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर बात पर ताने मारे और परेशान किया। और काव्या, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक तुमसे अच्छे से बात भी नहीं करी, लेकिन तुमने हम सब के लिए सोचा। आज के बाद तुम तीनों में से अगर किसी ने मेरी बहुओं को कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे आज समझ आ गया कि रोहन ने तुम्हें क्यों पसंद करा। कल से हम सब तुम्हारी मोमोज बनाने में मदद करेंगे और तुम तीनों के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर पूरा परिवार मिलकर रहने लगा। सास बहू की खटपट भी अब प्यार में बदल गई थी और अपने मोमोज के काम को आगे बढ़ाया।